हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाफ हम पोर्शन इसका कर चुके थे। जो मैं आपको बेसिक करा रही हूँ इस चैप्टर का, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हाफ हम कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट हाफ करते हैं। तो देखिए 22 तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? धातु कर्म। मेटलर्जी क्या है? धातु कर्म। तो धातु कर्म क्या होता है? मेटलर्जी क्या होता है? हमने और पढ़ा था कल के लेक्चर में। और क्या होता है? ऐसा मिनरल, ऐसा खनिज जिससे हम धातु को जो है प्रॉफिटेबली एंड ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा मिनरल जिससे हम धातु को सुविधाजनक और लाभदायक विधि से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं या अयस्क कहते हैं। तो द वेरियस प्रोसेसेस विच आर यूज टू एक्सट्रैक्ट या फिर गेट अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज मेटलर्जी। मीन्स ये जो मेटलर्जी है ये एक ऐसी प्रोसेस है कि हम क्या कर रहे हैं, ओर से जो धातु को प्राप्त कर रहे हैं, और से धातु को प्राप्त करने में जो प्रोसेस यूज की जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। क्या कहते हैं? धातु कर्म। तो देखिए धातु कर्म क्या है? वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी अयस्क से धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट का मीन्स क्या होता है? निकालना। तो एक्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा? निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? निष्कर्षण। निष्कर्षण मीन्स प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? और से मेटल को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। और से मेटल को ऑब्टेन करने की प्रोसेस, और से मेटल को प्राप्त करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण। अयस्क से धातु को प्राप्त करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? निष्कर्षण। फिर उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये तीनों हम एक साथ करेंगे। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन है हमारा अपचयन। रिडक्शन क्या है? अच्छा, उससे पहले एक कंसंट्रेशन ऑफ ओर छूट गया, वो कर लेते हैं पहले। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम एन ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जो ओर के अंदर जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होते हैं, उनको अलग करने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर सांद्रण क्या है? अयस्क से गैंग अधात्री। अधात्री क्या होता है? वही इम्प्योरिटी, अशुद्धियां को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है। फिर उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ मेटल साल्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। वैसे तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम रिडक्शन कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मेन हम ऑक्सीजन के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो अगर रिडक्शन की बात करें तो वो हम ऑक्सीजन से ही बात करेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से? मेटल साल्ट से। उसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। ठीक है, अपचयन क्या है? किसी धातु लवण से ऑक्सीजन या किसी वैद्युत ऋणात्मक तत्व को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। धातु लवण से आप क्या करोगे? ऑक्सीजन की जब हानि होगी धातु लवण से तो उसी को हम क्या कह देंगे? अपचयन। अब दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, दोनों में डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग को हम कहते हैं भर्जन और कैल्सिनेशन को हम कहते हैं निस्तापन। रोस्टिंग, भर्जन, कैल्सिनेशन, निस्तापन। तो रोस्टिंग देखिए क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्ट्रॉन्गली ए सल्फाइड और इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन सो एज टू गेट ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग। देखिए तीन काम हुए यहाँ पर। पहली तो बात क्या? स्ट्रॉन्गली हीट किया गया। किसको? सल्फाइड ओर को। और कब? जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दी, मीन्स हमने एक्स्ट्रा एयर पास कराई है। तीन काम हुए यहाँ पर रोस्टिंग में।
जो मेटल होता है, मेटल या फिर मिनरल की हम बात करें, मिनरल से मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए उस मिनरल को क्या किया जाता है, स्ट्रोंगली हीट करेंगे। लेकिन स्ट्रोंगली हीट भी किसको करेंगे, ऐसा मिनरल जिसका और कैसा है, सल्फाइड और है। सल्फाइड और का मतलब जिसमें सल्फर प्रेजेंट होगा ना, वहीं पे होगी सिर्फ रोस्टिंग। अगर सल्फर नहीं है तो रोस्टिंग नहीं होगी वहां पर। ठीक है, रोस्टिंग के लिए सल्फर होना ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्ट्रोंगली हीट करना है सल्फाइड ओर को, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन भी देनी है ताकि हमें क्या मिल जाए, मेटल का ऑक्साइड मिल जाए। अब है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, यहाँ पे भी हीट किया जा रहा है किसको, कार्बोनेट ओर को, CO3, ये होता है कार्बोनेट ओर को, टू गेट मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। यहाँ पर हमने दी एक्सेस ऑक्सीजन, यहाँ पे आप लिख सकते हो या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। या तो आप लिखोगे यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। रोस्टिंग यूज किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए, कैल्सिनेशन यूज किया जाता है कार्बोनेट ओर के लिए। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, एक्सेस ऑक्सीजन दी जाती है, जबकि कैल्सिनेशन में क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में काम होता है। ठीक है, अब हिंदी में करते हैं, भर्जन और निस्तापन क्या कहलाता है। भर्जन क्या है, किसी धातु सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में गर्म करने की क्रिया जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। कोई भी धातु है, कैसा है, सल्फाइड और में क्या करना है आपको, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में गर्म करना है जिससे हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहेंगे भर्जन। निस्तापन में क्या हो जाएगा, किसी कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है, या तो एयर के बिना करेंगे या फिर हम लिमिटेड एयर सप्लाई करेंगे, तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। हम पहले धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे, फिर इससे ऊपर रिडक्शन करी थी, हम उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमें धातु ही प्राप्त हो जाएगी। इस चैप्टर में हम काम ही यही करेंगे कि धातु और अधातु में प्राप्त कैसी होंगी, उसके ओर से। ठीक है, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन तो पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, मीन्स विद्युत अपचयन क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ मेटल कंपाउंड टू मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट टू द इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन तो होगा, मीन्स मेटल तो रिड्यूस होगी, लेकिन अब कैसे होगी मेटल रिड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से। जब हम मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जो मेटल हमें जो कंपाउंड मिला हुआ है, उस मेटल कंपाउंड से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। विद्युत अपचयन, अपचयन ही होगा, मेटल रिड्यूस होगा, किसकी वजह से होगा, करंट की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, विद्युत अपचयन। अब देखिए विद्युत अपचयन क्या होता है हिंदी में, किसी धातु यौगिक को विद्युत धारा की सहायता से धातु में अपचयित करने की क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपचयन कहलाती है। कोई धातु आपको मिली है, वो धातु के यौगिक, धातु का यौगिक जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, यही है MgCO3 है, यही मिल गया हमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अब क्या करेंगे, इसमें से करंट पास कर दें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो हो गया ना ये मेटल कंपाउंड से, मेटल यौगिक से मेटल के ऑक्साइड में, फिर हम रिडक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगी, वहां से मेटल हमें प्राप्त हो जाएगी। तो किसी धातु यौगिक को विद्युत धारा की सहायता से धातु में अपचयित करने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं विद्युत अपचयन कहते हैं। फिर उसके बाद है थर्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट अभिक्रिया देखिए क्या होती है। पहली तो बात ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। नेम से भी आ सकते हैं व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन में
आयरन के ऑक्साइड की रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ होगी तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्मिट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी निकलती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगी हमें, एक्सेस जो है हीट मिलेगी हमें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मिट रिएक्शन या फिर थर्मिट अभिक्रिया। देखिए थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, एक अति ऊष्मा उन्मोची, ऊष्मा उन्मोची का मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड क्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम पाउडर की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, आयरन ऑक्साइड के साथ, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, थर्मिट अभिक्रिया। फिर उसके बाद है मेटल रिफाइनिंग। मेटल रिफाइनिंग मीन्स धातु परिष्करण, धातु को शुद्ध करना। तो धातु शुद्ध कैसे होगी, जब हम इम्प्योरिटीज रिमूव कर देंगे उसमें से। तो द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ मेटल इज कॉल्ड मेटल रिफाइनिंग। मेटल के अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, मेटल रिफाइनिंग, धातु परिष्करण। यहाँ पे देखिए धातु परिष्करण क्या है, किसी धातु में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु परिष्करण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एनोड मड। नेक्स्ट क्या है, एनोड मड। एनोड मड देखिए क्या होता है, एनोड पंख भी बोल देते हैं, अपद्रव्य भी बोल देते हैं इसमें। अभी ऊपर हमने जो है मेटल रिफाइनिंग में मेटल की इम्प्योरिटी को अलग किया, जो ये इम्प्योरिटी का जो एक ढेर बन जाता है ना, उस ढेर को ही हम कहते हैं एनोड मड। ठीक है, और क्योंकि ये एनोड के नीचे इकट्ठा होता है इसीलिए हम इसको एनोड मड भी कह देते हैं। जैसे यहाँ पर है ये एनोड है और ये कैथोड है, ये है कैथोड। यहाँ पर मेटल है, हमने इसमें से करंट पास कर दी तो ये मेटल जो है क्या हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। पिघलने के बाद क्या होगा, जो मेटल है वो मेटल तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वापस कराती हूँ। देखिए ये हमारी क्या है, कैथोड है, ये एनोड है। अब इसमें से आपने सॉल्यूशन में से जब करंट पास किया तो उसके बाद जो प्योर मेटल है वो तो कैथोड पे इकट्ठी हो जाएगी, और जो इम्प्योर मेटल है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये क्या बन जाता है, एनोड मड। यहाँ पर एनोड पर हमारी इम्प्योर मेटल रहती है, एनोड पे इम्प्योर मेटल होगी। एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, और कैथोड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारी क्या है, एक मेटल रोड लगी हुई है जिसको भी हम प्योर करना चाहेंगे, करंट पास कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये पिघलेगी, पिघलने के बाद प्योर मेटल तो यहाँ चली जाएगी कैथोड पे, और जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। इसी इम्प्योरिटी को हम कहते हैं एनोड मड। ठीक है, तो एनोड मड क्या है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ मेटल गेट कलेक्टेड बिलो द एनोड व्हेन अ मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइंड। जब हम इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट डालकर हम रिफाइन कर रहे हैं, तो जो इम्प्योरिटी है वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है, उसे हम कहते हैं एनोड मड। देखिए एनोड पंख या अपद्रव्य क्या है, अविलेय अशुद्धियां जो एनोड तली पर विक्षेपित हो जाती हैं, जो एनोड तली पे विक्षेपित मीन्स इकट्ठी हो जाती हैं जब धातु परिष्करण के समय धातु को विद्युत अपघटनीय परिष्करण से शुद्ध किया जाता है। विद्युत से जब हम शुद्ध करेंगे तो जो इम्प्योरिटी है उसका ढेर एनोड के नीचे बन जाता है, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। नेक्स्ट है हमारा अमलगम। नेक्स्ट क्या है, अमलगम। अमलगम देखिए क्या होता है, ये मेटल और मिक्सचर का जो भी, मेटल और मरकरी का जो भी मिक्सचर होगा उसे हम अमलगम कहेंगे, मेटल का और मरकरी का। जैसे सोडियम और मरकरी अगर हमने ले लिए तो सोडियम का अमलगम, सोडियम और मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है, Hg। ठीक है, सोडियम, मेटल और मरकरी का जो भी मिक्सचर होगा, जैसे ये सोडियम है और यहाँ पर आपने Hg ले लिया, तो इनसे जो बनेगा सोडियम अमलगम।
कॉपर प्लस Hg क्या बनाएंगे, कॉपर अमलगम। मीन्स जो मेटल होगा उसी का अमलगम बन जाएगा। सोडियम मेटल हुआ मरकरी के साथ सोडियम अमलगम, और कॉपर मेटल हुआ मरकरी के साथ तो कॉपर अमलगम। ठीक है। नेक्स्ट है रस्ट। रस्ट क्या होता है, जंग होता है, आपको भी पता है, फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। द ब्राउन कलर्ड लेयर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयरन आर्टिकल विद वाटर एंड ऑक्सीजन। जब जो आयरन की चीज़ें होती हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, जब वो पानी और हवा के साथ या मैं कहूँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल के ऊपर एक ब्राउन कलर की जो परत चढ़ती है, उसी परत को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है। जंग क्या होता है, लोह धातु की चीजों पर जल तथा ऑक्सीजन की क्रिया से बनी भूरे रंग की परत क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। फिर उसके बाद है ब्राइन। ब्राइन देखिए क्या होता है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन साल्ट। जो साधारण नमक होता है ना, उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही हम क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड मीन्स बहुत ही कंसंट्रेटेड का मतलब आपको पता है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक है, वो काफ़ी कंसंट्रेटेड होगा, काफ़ी नमकीन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्राइन कहेंगे। फिर है एलोट्रॉपी, अपरूपता। एलोट्रोपी और एलोट्रोप्स हम एक साथ करेंगे। एलोट्रोपी और एलोट्रोप्स, एलोट्रोपी होती है अपरूपता और एलोट्रोप्स होते हैं अपरूप। अपरूप क्या होते हैं कि एक ही मेटल ना दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। और जो मेटल एग्जिस्ट करता है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एलोट्रोपी। ठीक है। जैसे कार्बन का आपको पता है, जो कार्बन है वो कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और फ्लोरेसेंस C60 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या हो गए, इसके एलोट्रोप्स हो गए कार्बन के। तो एलोट्रोपी क्या है, अपरूपता, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एक एलिमेंट जब दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोपी। अभी एग्जांपल दिया था, एक तो फ्लोरेसेंस है C60, एक बॉल की फॉर्म में जो है 60 कार्बन अरेंज होते हैं, और उसके बाद डायमंड ले लीजिए आप, डायमंड भी क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या है, जो अभी मैंने आपको C60 और डायमंड बताया, वो एलोट्रोप्स ही हैं। किसके एलोट्रोप हैं, कार्बन के। तो एलोट्रोप्स क्या है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट। सेम केमिकल एलिमेंट के जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे एलोट्रोप, अपरूप। ठीक है। अपरूपता क्या है, किसी रासायनिक तत्व का दो या अधिक भौतिक रूपों में पाए जाने की परिघटना क्या कहलाती है, अपरूपता कहलाती है। कोई भी रासायनिक तत्व है, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है दो या दो से ज्यादा भौतिक रूप में, अपीयरेंस में, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे अपरूपता। और अपरूप क्या होंगे, किसी एक ही रासायनिक तत्व के अनेक भौतिक रूप क्या कहलाएंगे, अपरूप। एग्जाम्पल दिए थे C60, और आपको क्या दिया था एग्जाम्पल उसका हमने, फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स चालक। चालक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से करंट पास होने दे, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे, विदाउट एनी रेसिस्टेंस, बिना रुकावट के या कम से कम रुकावट के साथ, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। दोज सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजिली विदाउट मच रेसिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से विद्युत को पास होने दे कम से कम रुकावट के साथ, तो उसे हम, या फिर बिना रुकावट के, उसे हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। तो चालक क्या है, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत जो है वो बिना विशेष प्रतिरोध के गुजर जाती है। विद्युत बिना रुके, प्रतिरोध मीन्स बिना रुकावट के गुजर जाती है, उसे हम कहते हैं चालक। फिर उसके बाद है स्नोरस। स्नोरस क्या होता है, स्नोरस क्या है, जो मेटल की जो रिंगिंग साउंड होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्नोरस बोलते हैं। जैसे द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, जो टकराने पर जो है साउंड प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहेंगे, स्नोरस। जैसे स्कूल में जो बेल होती है, वो बेल
कैसा साउंड, मेटल की तो बनी होती है, लोहे की या पीतल की बनी होती है, जो कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एक मेटल पर दूसरा मेटल टकराने से, उसे हम कहते हैं स्नोरस। ठीक है, वे पदार्थ जो चोट लगने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं स्नोरस। फिर नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए नाम से ही पता लग रहा है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर दे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बॉईल करना शुरू कर दे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स, जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सब्सटेंस जो है बॉईल करना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए द्रव्यणांक या फिर गलनांक भी बोलते हैं और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है, जब कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू कर देगा उसे हम क्या कहेंगे, उसका गलनांक कहेंगे। और जब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई तरल बॉईल करना उबलना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं उस पदार्थ का क्वथनांक। नेक्स्ट है हमारा एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होती है, अब एनोडीकरण क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम बाय यूजिंग एल्यूमिनियम मेटल एज एनोड एंड पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या है कि एल्यूमिनियम पर ना एक मोटी सी परत बनाने की जो प्रोसेस है, एल्यूमिनियम पर हमें क्या करनी है, एक मोटी सी परत बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो एनोड के रूप में यूज हो रहा है एल्यूमिनियम, उसे हम कहते हैं एनोडीकरण। और कब होगा ये, जब हम उसमें से करंट पास करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर, मोटी सी परत बनाने ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की। अब जब एल्यूमिनियम की परत किसी मेटल पर चढ़ानी है तो आप एल्यूमिनियम तो लोगे ही, तो बाय यूजिंग एल्यूमिनियम मेटल एज एनोड, तो एल्यूमिनियम मेटल इसमें किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा, और हम क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी पास करेंगे। एनोडीकरण क्या है यहाँ पर, अब देखिए एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोड के रूप में प्रयोग करके विद्युत गुजारने का प्रक्रम। मीन्स एल्यूमिनियम पर क्या करनी है, एक मोटी सी परत बनाने की जो प्रोसेस है, जिसमें कि एल्यूमिनियम किसके रूप में प्रयोग होगा, एल्यूमिनियम के रूप में प्रयोग होगा। और ये काम कब होगा, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटो रिडक्शन क्या होता है, स्व अपचयन क्या होता है। रिडक्शन प्रोसेस which do not involve a reducing agent from outside, example auto reduction of Cu2s is copper on heating। ऐसा रिडक्शन जिसमें किसी बाहरी सोर्स की, किसी दूसरे एजेंट की जरूरत ना पड़े रिडक्शन कराने में, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटो रिडक्शन। जैसे Cu2s है, आप इसको सिंपल हीट कर दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये कॉपर आपको मिल जाएगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो ऑटो रिडक्शन हो गया, यहाँ पर कॉपर अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है इसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटो रिडक्शन कहेंगे। प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस विच डू नॉट इन्वॉल्व अ रिड्यूसिंग एजेंट, कोई बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे एग्जांपल दिया मैंने ये आपको कि ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या है, कि कोई बाहरी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसको बस हीट कर दो। हीट करने से क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड जो है वो कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा, सल्फर वहां से हट जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटो रिडक्शन। मीन्स इसका मतलब क्या है कि अपचयन क्रिया, हिंदी में भी कर लेते हैं, अपचयन क्रिया जिसमें बाहर का कोई अपचायक भाग न ले, बाहर से कोई नहीं आया, अपने आप ही सिर्फ हीट करने की जरूरत पड़ी है। जैसे कॉपर सल्फाइड जो है वो गर्म करने पर कॉपर में चेंज हो गया, कॉपर में अपचयित हो गया। अब उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट, वे सब्सटेंस जो रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम कहें जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड से,
उन्हें हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ए सब्सटेंस विच कैन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अ मेटल ऑक्साइड और देयर बाय मेटल कैन बी ऑब्टेन्स। मीन्स मेटल को रिड्यूस करने में जो एजेंट्स यूज हो रहे हैं, जो सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं मेटल को रिड्यूस करने में, मेटल से ऑक्सीजन को अलग करने में जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, उन्हीं सब्सटेंस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स अपचायक। अपचायक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी धातु ऑक्साइड को ऑक्सीजन से मुक्त करके धातु में परिवर्तित कर देते हैं। धातु का जो ऑक्साइड था, धातु के पास जो ऑक्सीजन है, उससे किस में चेंज कर दे, धातु में। तो इसमें जो पदार्थ यूज हो रहे हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? जनरली एन आयनिक कंपाउंड। पहली तो बात, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं इन अ सॉल्यूशन फॉर्म और अ मोल्टन फॉर्म। मोल्टन मीन्स पिघली हुई फॉर्म। विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे आयनिक कंपाउंड जो मोल्टन स्टेट में अपने में से करंट पास कर दे, जैसे नमक ही हो गया। नमक को आप पानी में घोल दोगे तो उसमें से करंट पास हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे आयनिक कंपाउंड। पहले तो बात, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे आयनिक यौगिक जो मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में अपने में से विद्युत धारा पास होने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोलाइट। सामान्यतः एक आयनिक यौगिक का विलयन या उसकी गलित अवस्था, गलित मीन्स वही पिघली हुई अवस्था, जो विद्युत का चालन करती है, जो अपने में से विद्युत पास होने देती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। फिर है एनोड और कैथोड। एनोड कैथोड हम पढ़ चुके हैं पहले भी। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। The electrode attached to the positive terminal of the battery in a circuit and cathode electrode connect to the negative terminal of the battery। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव से अटैच होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एनोड किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से। दैट मीन्स एनोड क्या होगा, पॉजिटिव, और कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वैसे ही कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, एनायन होते हैं नेगेटिव चार्ज। ये इनके बिल्कुल उल्टे होते हैं, कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव। लेकिन एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, इनसे उल्टे हैं कैटायन एनायन से ये। फिर उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग रिएक्टिव मेटल लाइक आयरन विद जिंक। मीन्स किसी मेटल पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। कोई भी क्रियाशील धातु है, रिएक्टिव मेटल है, जैसे आयरन हो गया, और उसके बाद आप कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, इनके ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाई जाएगी तो जिंक की परत चढ़ाने की प्रोसेस ऑन रिएक्टिव मेटल्स क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, शदलेपन कहलाती है। लोहे जैसी क्रियाशील धातु पर जस्त, जस्त मीन्स जस्ता मीन्स जिंक, जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम कहते हैं यशद लेपन। फिर उसके बाद है हमारा एलॉयज और एलोइंग। एलॉयज क्या होते हैं, मिश्र धातु। एलोइंग क्या होते हैं, मिश्र धातु का प्रकर्म। मीन्स ये प्रोसेस है और ये सब्सटेंसेस मिलेंगे हमें। ए सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या विद नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। देखिए एलॉय क्या होता है, एक मेटल में आप मेटल मिला दो या फिर एक मेटल में आप नॉन मेटल मिला दो, तो इनके रिजल्ट से जो हमें मिलेगा वो हमारा एलॉय कहलाएगा। मेटल में मेटल मिला दो या मेटल में नॉन मेटल मिला दो, वो हमें क्या मिलेगा, एलॉय मिलेगा। ठीक है, एलोइंग क्या होती है, एलॉय बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम एलोइंग कहते हैं। एलॉय बनाने की जो भी प्रोसेस होगी उसे हम क्या कहेंगे, एलोइंग कहेंगे, मिश्र धातु प्रकर्म कहेंगे। मिश्र धातु क्या होती है, किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, एक जैसा दिखता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे अलग दिख रहा है यहाँ अलग दिख रहा है, बिल्कुल एक जैसा। समांगी का मतलब यही है, होमोजीनियस का मतलब यही है कि बिल्कुल एक जैसा आपको दिखेगा वो। तो किसी धातु का अन्य धातु या धातु के साथ समांगी ठोस मिश्रण, सॉलिड होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु देखिए क्या होती है, मिश्र धातु प्रकर्म क्या होता है, मिश्र धातु को बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु प्रकर्म। अब इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होगी उस प्रोसेस को हम कहेंगे एलोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आज हमारा जो है 3rd चैप्टर का बेसिक हो गया है। उसके बाद मैं आपको लेसन का एक लिंक सेंड करूंगी, आपको ध्यान से उसको समझना है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।